Hello, as you already know that we have started a lecture series for class ninth and 10th regarding the brief overview of some concepts. We're not digging deep into the concepts but an overview. Keep it in mind that this series will be completed within 1 month or couple of months. So please go through the series, please pause the video, learn and relearn so that you might get the concept. So today our topic is about class ninth sound. So I'm going to present this. As you know, there is a presentation. Sound होता क्या है आपको पता है? Sound is a form of energy जो वाइब्रेशन ऑब्जेक्ट की होती है. जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है उसमें एक थरथराहट पैदा होती है तो उसकी वजह से साउंड पैदा होता है. जो वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन होती क्या है? ये एक टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, मोशन होती है ऑब्जेक्ट की, जिससे साउंड पैदा होता है. मिसाल के तौर पर जो साउंड ऑफ ह्यूमन वॉइस है, जो जब ये हमारा जो साउंड बॉक्स है इसमें होते हैं वोकल कॉर्ड्स, उनसे जो होती है वाइब्रेशन, जब वो हिलते हैं तो साउंड पैदा होता है. एक्टिविटी करने के लिए अगर हम रबड़ बॉल को स्ट्रेच करें ऊपर से नीचे, जैसे कि आपको दिखाया गया है इस डायग्राम में, एक्टिविटी आप पढ़िए और देखिए. जब हम एक रबड़ बॉल से ट्यूनिंग फॉर्क को स्ट्राइक करते हैं तो ट्यूनिंग फॉर्क में एक साउंड पैदा होता है. अभी जो उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है आपके पास, वो है प्रोपिगेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र या मुंतकिल होता है, उसको हम कहते हैं प्रोपिगेशन ऑफ साउंड. साउंड का चलना एक जगह से दूसरी जगह. ये तो आपको पता है कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है. और फिर वो ट्रैवल कैसे होता है, अब वो मसला है. ट्रैवल होता है वो मीडियम के ज़रिए. मीडियम क्या होता है? मीडियम एक माध्यम है, एक ऐसी चैनल है. वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, जिसके ज़रिए से जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है. मिसाल के तौर पर अगर कोई एक घंटी दबा रहा है तो जो वो पॉइंट है घंटी दबाने का पॉइंट, और जो बाहर कोई इंसान खड़ा है, उसके बीच में एक मीडियम होगा, जिस मीडियम के ज़रिए साउंड प्रोपिगेट होगा. मिसाल के तौर पर जब भी एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, जो पार्टिकल्स होते हैं, मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं, पहले ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से वो वाइब्रेशन मुंतकिल होती है पार्टिकल जो होते हैं मीडियम में. फिर उनमें एक किस्म की वाइब्रेशन पैदा होती है, एक डिस्टर्बेंस पैदा होती है. तो इस डिस्टर्बेंस की वजह से जो पार्टिकल का ए मीडियम का पार्टिकल ए मीडियम के पार्टिकल बी को धक्का देगा, फिर अपनी जगह आएगा. इसी तरह बी पार्टिकल जो होगा वो आगे इसी इसी सिलसिले से वो ट्रांसफ़र हो जाएगी वो डिस्टर्बेंस. और उसके बाद लिखा गया है कि प्रोपिगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर. एयर के ज़रिए भी प्रोपिगेशन होती है साउंड. यहाँ हमने देखा है एयर जो है ये मोस्ट कॉमन मीडियम होता है जिससे प्रोपिगेट होता है, साउंड ट्रैवल करता है. ज़्यादातर सॉलिड में ही इसकी स्पीड ज़्यादा देखी गई है, लेकिन जो कॉमनली यूज्ड मीडियम होता है वो एयर ही होता है. होता क्या है एयर में? जब भी एक वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, जो जब भी वो मूव फॉरवर्ड करता है, ये क्या करता है? ये कंप्रेस करता है, हवा को कंप्रेस करता है, और बनते हैं जो डेंस एरिया बनता है उसको कहते हैं कंप्रेशन. फिर जब ये पीछे की तरफ जाता है तो थोड़ा प्रेशर रिलीज़ होता है, तो बनते हैं जो मीडियम पार्टिकल होगी, वो उसमें लो प्रेशर पैदा हो जाएगा, उससे बनते हैं रेयर फ्रैक्शन. इसका मतलब है जब भी साउंड प्रोपिगेट होगा तो वो दो शक्लों में, वो दो फिनोमेना, वो दो प्रोसेसेस पैदा करेगा हवा में. एक को कहते हैं कंप्रेशन, दूसरे को कहते हैं रेयर फ्रैक्शन. जैसे कि आपको डायग्राम में बताया गया है, कंप्रेशन एक ऐसा इलाका है जहाँ ये जो ये लाइन्स है ये बहुत नज़दीक है, और रेयर फ्रैक्शन वो इलाका है जहाँ ये नज़दीक थोड़ा दूर है, और बनते हैं कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन. नीचे आप देखिए सी आर, यही कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ये क्या होते हैं? ये एरियाज़ होते हैं मीडियम में, हाई प्रेशर एरियाज़ और लो प्रेशर एरियाज़. बनते कैसे हैं? वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट की मूवमेंट करने से, ये हवा में या किसी भी मीडियम में ये पैदा हो सकते हैं. साउंड इसके बाद थोड़ी सी एक्टिविटी इसने बोली है. साउंड नीड्स ए मीडियम टू ट्रैवल. जैसा कि आपको पता है कि वी आर नॉट डिस्कसिंग डीपली दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम एक ओवरव्यू प्रेजेंट कर रहे हैं. जब हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हमें पता है हम कैसे पढ़ते हैं. हो सकता है यहाँ में कुछ एरर्स भी हो या मैं तेज़ चल रहा हूँ. इसका एक ही मकसद है कि कम वक्त में हम कुछ ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें. इसके बाद हमने देखा साउंड नीड से मीडियम टू ट्रैवल. हर एक साउंड जो होता है ना, चाहे वो एक इंसान पैदा करे, चाहे वो हवा में हो, चाहे पंछी या कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको हमारे कानों तक पहुंचने के लिए या किसी के भी कानों तक पहुंचने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है. इसके लिए इसने एक एक्टिविटी की है कि पहले हम देखते हैं कि एक बेल को रखेंगे हम एक जार में, तो दबाएंगे तो हम आवाज़ सुनेंगे. फिर क्या करेंगे? इस बेल में से हवा को खींचेंगे, अंदर वैक्यूम पैदा करेंगे, फिर हम दबाएंगे घंटी या वो बेल या गड्डी, तो हम नहीं सुन सकते. इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ थी अंदर पहले, हवा, जिसकी वजह से हमने सुना.
हम ये नहीं कह सकते कि गड्ढे में खराबी थी। ये एक्टिविटी आप देखिए, पढ़िए, आपको पता चल जाएगा। फिर साउंड वेव जो है, अब ये वेव क्यों हमने इसको बोला? वेव मीन्स एक डिस्टर्बेंस जो होती है। वेव मीन्स जब मीडियम में कुछ डिस्टर्बेंस पैदा हो, जब पार्टिकल्स का मूवमेंट हो, इसलिए वेव हमने कहा। जो साउंड वेव्स होते हैं ना, वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। अब आ गया नया कॉन्सेप्ट, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होते हैं। हमने पढ़ा जो साउंड जो है वो जब भी चलेगा वो कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की शक्ल में चलेगा। जो भी कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की शक्ल में चलता है, उस वेव को हम नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक करेक्टरिस्टिक एक ऐसा होता है, इसमें जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो मूव करते हैं बैक एंड फोर्थ, या टू एंड फ्रो भी हम इसको कहते हैं, बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे चलते रहते हैं। और जब आगे पीछे चलते रहते हैं, इनसे जो डिस्टर्बेंस भी पैदा होती है वो भी इन्हीं के पैरेलल आगे आगे बढ़ती है। इसका मतलब है पार्टिकल में जो मूवमेंट है, पार्टिकल जो मूवमेंट की और जो वेव की डायरेक्शन वो एक ही होती है, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव के लिए अगर आप एक स्लिंग की जो होती है, एक स्प्रिंग जैसी, उसको आप स्ट्रेच करेंगे, आप पुश करेंगे, तो वहाँ जो वेव पैदा होगी तो वो होगी एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव भी एक वेव, इसमें भी पार्टिकल्स मूव करते हैं। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं इसमें ये जो पार्टिकल होते हैं ना, वो ऑस्किलेट करते हैं, यानी कि वो मूवमेंट करते हैं अप एंड डाउन, वो ऊपर नीचे की तरफ मूवमेंट करते हैं पार्टिकल्स। लेकिन वेव जो होती है ना, वो आगे की तरफ बढ़ती हैं एट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल्स मूवमेंट। जो पार्टिकल का मूवमेंट होती है उसकी जो डायरेक्शन होती है ना, उसके परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन मूवमेंट का, इसके दरमियान होगी 90 डिग्री एंगल, उसी को कहते हैं परपेंडिकुलर। इस वेव को कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव तब बनेगी अगर आप पानी में एक कंकर फेंकोगे तो जो रिपल्स बनते हैं तो ट्रांसवर्स। फिर हम नीचे जा रहे हैं, कैरेक्टर्स ऑफ वेव के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा बहुत। कैरेक्टर्स में क्या है हमारा, ज़्यादातर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक जो है। कैरेक्टर्स में आप देख रहे हो कि जो वेव होती है, जो भी साउंड वेव होती है ना, जब भी वो चलती है ना, उसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें कुछ स्पीड होती है, उसमें कुछ उतार चढ़ाव होता है, उसमें जो पार्टिकल का डिस्टर्बेंस ज़्यादा या कम होता है, उसकी वजह से कैरेक्टर्स पैदा होते हैं। उसमें फ्रीक्वेंसी है या एम्पलीट्यूड है या इसकी स्पीड है। अगर हम साउंड वेव को दिखाए ग्राफ के ज़रिए, तो अगर ग्राफिकली इसको हम देखें ना, तो वहाँ हमको इस मीडियम की जो डेंसिटी होती है, इस मीडियम के जो प्रेशर वेरिएशंस होते हैं वो भी दिखाने पड़ते हैं। वो कैसे हम दिखाते हैं? कंप्रेशंस, वो रीजन्स होते हैं जहाँ हाई प्रेशर होता है, ये हम दिखाते हैं। तब ये अपर पोर्शन होता है, इसको हम क्रेस्ट भी कहते हैं। रेयर फ्रैक्शन होता है लो प्रेशर रीजन, इसको हम ग्राफिकली दिखाते हैं ट्रफ्स के शक्ल में। क्रेस्टस होते हैं कंप्रेशंस और रेयर फ्रैक्शन होते हैं ट्रफ्स। और एक कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्टस के दरमियान या कॉन्जिक्यूटिव जो एक दूसरे के नज़दीक होंगे, ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होती है उसको हम कहते हैं वेव लेंथ। ये डिस्टेंस होती है दो कंप्रेशंस के दरमियान या दो रेयर फ्रैक्शंस के दरमियान। इसको कहते हैं वेव लेंथ। और वेव लेंथ को लेमडा, जो ग्रीक लेटर लिखा है यहाँ, एक उल्टा वाई जो होता है, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसा यूनिट इसका मीटर है, मीटर या सेंटीमीटर में हम इसको माप सकते हैं। फ्रीक्वेंसी जो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है एक वेव का। फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलता है जो ये वेव होगी, वेव की ताकत, वेव की शक्ति कितनी होगी। इसमें क्या होता है, कितने वाइब्रेशंस, कितने ऑस्किलेशंस, कितने चक्कर, कितने ट्रफ्स एंड क्लस्टर्स बनेंगे एक सेकंड में, पर सेकंड, और पर यूनिट टाइम में कितने बनेंगी, उसको कहते हैं हम फ्रीक्वेंसी। या हम अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो बोल सकते हैं द नंबर ऑफ ऑस्किलेशंस पर यूनिट टाइम, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ये रिप्रेजेंट होता है एक लेटर जिसको हम न्यू कहते हैं, वी की शक्ल में लिखा होता है, और इसका यूनिट होता है हर्ट्ज। ये मापा जाता है हर्ट्ज में। अब मिसाल के तौर पर अगर आप देखें, अगर आप पंखे को आहिस्ता से चलाओगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अगर तेज़ चलेगा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। या एक जो मक्खी है जो चलती है, जब वो अपने पैरों को फड़फड़ाती है, कोई मक्खी तेज़ तेज़ फड़फड़ाती है, इसका मतलब है पर यूनिट टाइम में ज़्यादा वाइब्रेशंस वो क्रिएट करेगी। इसी तरह जो भी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी मूवमेंट की, वाइब्रेट करने की, तो हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा हो। इसके बाद है टाइम पीरियड। आप देखते हैं जो वेव बनी है, दो वेव्स बनी है, लो फ्रीक्वेंसी वाली और ऊपर जो हाई फ्रीक्वेंसी वाली वेव है। और ये फ्रीक्वेंसी जो है ना, ये फिर एक दूसरा करेक्टर भी पैदा करती है कभी कभी, जिसको हम पिच आगे देखेंगे, हम पिच भी हम उसको बोलते हैं। फिर टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है ये एक ऐसा टाइम है, कितना टाइम लगा एक फ्रीक्वेंसी को, एक वेव को, एक ऑस्किलेशन को। इसका मतलब है अगर एक ट्रफ और एक क्रेस्ट है, उसको कितना टाइम लगा बनने में, एक कंप्लीट ऑस्किलेशन को, एक कंप्लीट चक्कर को, एक कंप्लीट वाइब्रेशन को, एक कंप्लीट ऑस्किलेशन को कितना टाइम लगा बनने में, वो उसका होता है टाइम पीरियड। उस वेव का होता है वो टाइम पीरियड। टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑस्किलेशन इन द डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। उसको कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ द वेव।
क्योंकि हमें पता है जो मैक्सिमम वैल्यू होता है और मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू से मिनिमम वैल्यू जाने में कितना टाइम लगा, उसको भी हम टाइम पीरियड कह सकते हैं। ऐसा जो टाइम है टी से दिखाया जाता है। लेकिन अब देखा फ्रीक्वेंसी और टाइम जो है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई भी वेव हो जो एक ऑस्किलेशन जब कंप्लीट होगी उसमें हमने एक रिलेशन निकाली है। जो भी टाइम पीरियड होता है वो होता है 1/न्यू, या वी जो होता है वो होता है 1/टी। ये हमने एक रिलेशन निकाली है, ये हम आगे पढ़ के थोड़ा डिटेल में जाएंगे क्यों होता है ऐसे रिलेशन। फिर है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड मीन्स जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का, जिससे वो क्रेस्ट बनता है या जिससे वो ट्रफ बनता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है मेन पोजीशन से एक पार्टिकल का, या कितना डिस्टर्बेंस हुआ है मीडियम में, वो हम कैसे जानेंगे? कितना ऊपर गया है क्रेस्ट या कितने नीचे आया है ट्रफ, वो इसी से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन। एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट। ये कैसे निकाला जाता है? हाइट देखी जाती है क्रेस्ट की या ट्रफ की, वो लेटर ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका यूनिट वही है जो डेंसिटी या प्रेशर को होता है। एम्पलीट्यूड का वैसे तो इतना ज़्यादा यूनिट नहीं, ये हम मीटर में भी माप सकते हैं। देख सकते हो आप एम्पलीट्यूड क्या होता है। फिर है पिच एंड लाउडनेस ऑफ द वेव। जो पिच होती है ना, पिच मीन्स इसमें जो एक किस्म का वो हम देख सकते हैं इसकी ताकत जो होगी, साउंड वेव जो होगी उसमें जो ताकत कितना होगी, साउंड फ्लैट होगा, साउंड में श्रिलनेस कितनी होगी, ये इसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। पिच हमेशा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है। हायर द फ्रीक्वेंसी तो साउंड वेव का पिच भी हाई ज़्यादा होगा। अब आप देखते हो जब कोई चीख निकालता है उसमें ज़्यादा पिच होता है, और जब वो थोड़ा बहुत आवाज़ को फैलाता है उसमें कम पिच होता है। या हम देख सकते हैं अगर एक गाड़ी चलेगी तो वो लो पिच साउंड पैदा करेगी, लेकिन अगर आप एक फ्लूट को बजाओगे तो वो हाई पिच साउंड पैदा होगा। कंपेरेटिव अगर स्टडी हम करें तो इससे पता चलता है। और लाउडनेस जो होती है, साउंड की जो लाउडनेस होती है वो उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होती है। पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड होता है, लाउडनेस उसके एम्पलीट्यूड पे डिपेंड होती है। तो जो एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो साउंड लाउड हो सकता है। इसका मतलब जिस समय क्रेस्ट ऊपर होगा या ट्रफ नीचे होगा तो वो साउंड जो होगा वो थोड़ा ज़्यादा लाउड होगा। धीरे से हम बात करेंगे तो इसका एम्पलीट्यूड कम होगा। स्पीड ऑफ द साउंड तो पता है, जिस तरह बाकी ऑब्जेक्ट्स की स्पीड होती है डिस्टेंस बाय टाइम, वैसे हम इसकी भी स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड ज़्यादा होती है सॉलिड्स में, उसके बाद कम होती है वो लिक्विड्स में, सबसे कम होती है गैसेस में स्पीड। स्पीड का एक टेबल दिया गया है। स्पीड की एक रिलेशनशिप है। स्पीड निकालने के लिए आपको वेव लेंथ को मल्टीप्लाई करना पड़ता है फ्रीक्वेंसी से, उससे भी हमें स्पीड पता चलती है। तो ये एक टेबल दिया गया है, इसमें पता चलेगा। फिर एक फिनोमिना रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जब भी हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद वापस आता है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। वही लॉ फॉलो करता है जो लाइट की रिफ्लेक्शन में फॉलो होता है। और जो रिफ्लेक्टेड साउंड वापस आता है जब आप क्लैप करते हो या पहाड़ के आगे किसी को नाम पुकारते हो, वो नाम फिर दोबारा आप सुनते हो, जो वो रिफ्लेक्टेड साउंड वापस आता है टकराने के बाद टॉल बिल्डिंग से या किसी माउंटेन से टकराने, उसको हम इको कहते हैं। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। अगर आपको कोई भी इको क्लियरली सुनना हो तो जब आपने साउंड प्रोड्यूस किया और जो इको आपके कानों में आया तो उसमें जो कम से कम टाइम होना चाहिए इंटरवल, वो होता है 0.1 सेकंड होना लाजमी है, इतना टाइम इंटरवल, तभी आप इको सुन सकते हो। क्योंकि हमें पता है स्पीड ऑफ द साउंड जो है वो 344 मीटर्स पर सेकंड है। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है साउंड की जो 0.1 सेकंड में निकलेगी, तो अब हम 344 को मल्टीप्लाई करें 0.1 सेकंड से तो आपको डिस्टेंस मिलेगी 34.4 मीटर्स। इसका मतलब है इको सुनने के लिए इसकी हाफ डिस्टेंस हमें चाहिए, यानी कि 17.2 मीटर्स की डिस्टेंस पे और 0.1 सेकंड के टाइम गैप से अब आप अगर साउंड प्रोड्यूस करोगे तो इस कम से कम डिस्टेंस और इस कम से कम टाइम गैप में आप इको सुन पाओगे। रिवर्बरेशन भी क्या होता है? जब भी आप हॉल में बैठे हो तो अब हेलो पुकारते हो तो आप 2-4 बार ये हेलो सुनते हो। ये मल्टीपल रिफ्लेक्शंस की वजह से होता है। पहले वो टकरा जाता है वो साउंड सीलिंग से, फ्लोर से, कुर्सियों से, दाएं बाएं टकरा कर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, और इससे साउंड बहुत देर तक वहाँ रहता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से मल्टीपल रिफ्लेक्शन परसिस्ट करता है साउंड बहुत देर तक। जब बहुत देर तक ये साउंड वहाँ हॉल में रहता है तो जो पीछे वाला होगा, पीछे ऑडियंस होगी, वो भी इसको आराम से सुनेगी। इसको कहते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से रिवर्बरेशन होना। रिवर्बरेशन को अगर कम करना हो, ऑडिटोरियम को ऐसे करना होता है कि उसकी रिवर्बरेशन थोड़ा कम हो, फिर उसकी डिज़ाइन थोड़ा बहुत अंदर से कर्वेचर वर्वेचर डालने पड़ते हैं, या साउंड एब्जॉर्ब मटेरियल लगाना, या सीटिंग अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है जिससे रिवर्बरेशन कम होती है। ज़्यादा रिवर्बरेशन से थोड़ा बहुत साउंड सुनने में प्रॉब्लम भी होती है। आपको पता है कि जो साउंड होता है वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन करता है।
हमने मेगाफोन लिए, मेगाफोन में भी होता है साउंड की मल्टीपल रिफ्लेक्शन। डॉक्टर्स जो स्टेथो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, या सिनेमा हॉल्स में या बहुत सारी जगहों पे मल्टीपल रिफ्लेक्शन का यूज़ होता है। इसके बाद हम देखते हैं रेंज ऑफ हियरिंग। इंसान की सुनने की शक्ति जो है, रेंज अगर हम साउंड की निकालें फ्रीक्वेंसी वाइज, तो कहाँ से कहाँ तक होती है वो रेंज ऑफ हियरिंग। जो इंसान है वो सुनता है 20 हर्ट्ज से लेके टू टू 20 हर्ट्ज से लेके 2000 हर्ट्ज तक। इसकी जो हियरिंग रेंज होती है 20,000 हर्ट्ज तक इसकी रेंज होती है। 20 हर्ट्ज से बिलो की साउंड को हम इंफ्रासाउंड कहते हैं, और 20,000 से आगे जो भी 20,000 से ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड वेव्स। इंफ्रासाउंड 20 हर्ट्ज से आगे वाले वो साउंड फ्रीक्वेंसी जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, उनको कहते हैं हम इंफ्रासोनिक साउंड। एनिमल्स जो है डॉग्स, एलिफेंट्स, राइनोसोरस, ये इंफ्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। जो साउंड फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होगी उनको कहते हैं अल्ट्रासाउंड। वो आपने पता है बैट जो है, रैट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं और सुनते भी है ये अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। अल्ट्रासाउंड से आप ऑब्जेक्ट्स को क्लीन कर पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को क्लीन कर पाते हैं, क्योंकि अल्ट्रासाउंड वेव्स हाई स्पीड वेव्स होती है, वो सोल्यूशन में जाती है। सोल्यूशन में आप मिक्सचर फॉर्म बना के वो किसी पार्ट को, डर्ट को रिमूव भी कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक जो है अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए हम क्रैक्स भी डिटेक्ट करते हैं, मेटल क्रैक्स हो या सीमेंट के ब्लॉक में जो क्रैक हो या कहीं भी क्रैक्स हो। अल्ट्रासाउंड वेव्स के ज़रिए आप स्कैन कर सकते हो इमेजेस इंटरनल ऑर्गन्स के ज़रिए। अल्ट्रासाउंड की एक खासियत है, ये स्मॉल स्टोन्स को ब्रेक भी कर सकता है। अल्ट्रासोनोग्राफी के ज़रिए आप किडनी स्टोन्स को ब्रेक कर सकते हो। फिर कुछ इसी साउंड के ही फिनोमेना पे कुछ हमने डिवाइस बनाए, लेकिन सोनार है। सोनार क्या है, ये एक साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का एक डिवाइस है, जो क्या करता है, जो आवाज़ें निकालता है और आवाज़ों को फिर कलेक्ट करता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स को ही कलेक्ट करता है। जो आवाज़ आगे जाएगी और वापस आएगी, इसके दौरान अगर कोई ऑब्स्टिकल होगा तो ये उसको पहचान लेता है। सोनार सोनार ज़्यादातर ये क्या करता है, ये डिस्टेंस मेजर करता है, डायरेक्शन मेजर करता है, और स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स को ये मेजर करता है। फिर इसके बाद देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर जो है ये आउटर ईयर होता है जो कलेक्ट करता है साउंड वेव्स। पिन्ना जो है आउटर ईयर इसमें आता है। फिर ये वेव्स पास होते हैं ईयर कैनाल के जरिए एक थिन मेम्ब्रेन को, जिसको आप ईयर ड्रम कहते हो। ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है, वाइब्रेशन फिर एम्पलीफाई या ज़्यादा 3 गुना 4 गुना बढ़ जाती है। फिर मिडल ईयर में होता है एक हैमर बोन, एनुअल बोन, स्टेरप, वो भी वाइब्रेट होती है। फिर ये अपनी वाइब्रेशन को ट्रांसफ़र करता है इनर ईयर। इनर ईयर जो होता है उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और कॉकलिया के ज़रिए ये साउंड कैप्चर किया जाता है, और ये ऑडिटरी नर्व्स के ज़रिए ब्रेन तक पहुँच जाता है, और ब्रेन में इस साउंड को फिर हम इंटरप्ट करते हैं। तो ये लेक्चर था आज का, तो थोड़ा तेज़ी में चला, हो सकता है कुछ गलती हो, तो सॉरी फॉर दैट।